तो मैं ये सोचता था कि यार ये मार्क्स कांस्टेंट क्यों नहीं है और ये नंबर कम का क्या मतलब कि कंफ्यूजन है। तो मतलब गलतियां सभी लोग करते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज ने ना मेरे को जितना मतलब कि कंफ्यूजन में किया था ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग, कैसे लगे हुए हो आप तैयारी में। तो अब प्रीलिम्स के केवल 70 डेज बचे हुए हैं, तो आपकी तैयारी मेरे को हिसाब से काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो अब यदि ये तैयारी चल रही है आपकी अच्छी और आप पेपर दे रहे हो, तो ये एक डाउट अब मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा, सर टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, क्या करें। ठीक है, तो मैं एकदम सही आदमी हूँ इसका उत्तर देने के लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज ने ना मेरे को जितना मतलब कि कन्फ्यूजन में किया था ना, और किसी को कन्फ्यूजन पता नहीं उतना होता या नहीं होता, लेकिन मेरे को बैंकर कन्फ्यूज कर दिया था। कैसे किया, क्या कारण थे, किस तरीके से मैंने उसको ओवरकम किया, उस चीज़ के बारे में मैं आज आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, उससे पहले एक यार आपका डाउट आया हुआ था एक कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर मतलब कि जब एग्जाम की तैयारी 1 लाख लोग कर रहे हैं, उस 1 लाख लोग में से केवल है ना मतलब कि हमें पता है 1000 ही सेलेक्ट होने वाले हैं, मतलब 1 लाख तो मतलब जो सीरियस हुआ है, 99 जो 1000 है वो फेल होने वाले हैं। तो सर की मोटिवेशन ही नहीं मिलता तैयारी करने का। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि देखो, और फिर वो बोल रहे कि सभी लोग सही से तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब कि किस आदमी का सिलेक्शन होगा, किस आदमी का सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहली बात है, सब लोग सही से तैयारी नहीं कर रहे, ये फैक्ट है। जैसे सीक्रेट ऑफ सुपर स्टूडेंट वाली सीरीज देखना आप, उसके अंदर फर्स्ट वीडियो ने कितने देखा और 14 वीडियो आते आते कितने लोग उससे आउट हो गए। तो इसी तरीके से इस एग्जाम की कुछ फंडामेंटल्स मतलब 70 80 90 100 मिस्टेक का एक सेट होता है। जैसे हमने उसमें से 10 20 पक्का की होंगी, और मैं तो मतलब कि जैसे मिस्टेक्स वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कौन कौन सी मिस्टेक्स मैंने जनरली की हैं। ठीक है, तो वो 70 80 जो मिस्टेक का सेट होता है ना, उसमें से जो सबसे कम गलतियां करता है ना, वो ही सेलेक्ट हो जाता है। तो मतलब गलतियां सभी लोग करते हैं। तो यदि वो जो क्वेश्चन था, तो उसमें आपको ये करना है, मिनिमम नंबर ऑफ गलतियां करोगे, इस सिलेक्शन की जो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं उसके ऊपर चलोगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। सेकंड, उसी कमेंट सेक्शन में एक बड़ा सा कमेंट किया हुआ था, तो उसके अंदर ये था कि सर हम यदि गवर्नमेंट इसको आईएएस को ज्वाइन कर भी लेते हैं, तो हमें गवर्नमेंट की बात सुननी पड़ेगी, हम एक कठपुतली की तरह काम करेंगे, तो मतलब कि हम क्या ही कर पाएंगे, ये तो एक मतलब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अरे यार बिल्कुल नहीं है, मतलब इस सर्विस में आके आप जितना ना वापस से ना कंट्रीब्यूट कर सकते हो ना, उतना किसी भी सर्विस में नहीं कर सकते। ये मेरा मतलब कि एकदम दावा सा मान लो। क्यों कर सकते हो। और सेकंड चीज़ है कि आपको ऐसा लगता है कि यार आपको सरकार की बात माननी है। अरे सरकार अपनी तो है, अपने ही लोगों की तो सरकार है, और 99.9% जितनी भी जो चीज़ें आती हैं कि सरकार की तरफ से ये करना है, वो हमेशा पॉजिटिव आती हैं। जैसे कि है ना, आपको चिरंजीवी स्कीम में ना मतलब कि सबको ना मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर लेना है, तो ये तो सही बात है, इसको तो लाना ही है, ये गलत थोड़ी ना है। तो जब है ना मतलब आपको यदि कोई ऐसे बोल दे कि आपको मतलब कि कैसे हो, आप इंडिपेंडेंट हो नहीं, आपको अपने मम्मी पापा की बात माननी है। अरे मम्मी पापा भी वही बात बोल रहे हैं जो आपको करनी है, दोनों के बीच में यदि सिंक्रोनस है तो ये, क्योंकि देखो जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी ये चाहती है कि मैक्सिमम हम लोगों को रिटर्न कर सकें, और जो अपनी पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो भी यही चाहता है, क्योंकि उनको तो 5 साल बाद में ना मतलब वो बताना भी है ना कि हमने कितना काम किया है आपके लिए। तो वो भी चाहते हैं कि पॉजिटिव काम करें, हम भी चाहते हैं कि पॉजिटिव काम करें, तो दोनों लगभग इसमें ना सिंक्रोनाइज होते हैं। और थोड़ी बहुत जो हिकअप्स होती है ना, वो आपको हर सर्विस के अंदर, हर जॉब के अंदर मिलेंगी। किसी भी जॉब के अंदर आप ये बोलो कि ये जॉब तो परफेक्ट है, ऐसा नहीं होता। हर जॉब की कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके साथ उनको काम करना होता है। लेकिन इस जॉब के अंदर बहुत सारा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैंने तो फील्ड के अंदर ये देखा है कि यदि मैं चाहूँ कि यार इस आदमी का ना मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसको किसी स्कीम के अंडर में इसको लेके आ जाऊँ, ही इस आदमी को एजुकेशन के लिए ये कर दूँ, मतलब आप उसकी हर एडमिनिस्ट्रेशन आपके लाइफ का हर एस्पेक्ट को टच करता है। जैसे कि यदि पबैड में यदि आपने पढ़ा हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉर्म से लेके टॉम तक आपके साथ रहता है, तो गवर्नमेंट जो ऐसी चीज़ है वो वॉर्म से टॉम तक रहती है। आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो तहसीलदार ऑफिस, ये आपके नगर पालिका में बनेगा, उसके बाद आपका मृत्यु प्रमाण पत्र है तो भी यहाँ तक बनेगा, और उसके बीच की जो सारी चीज़ें हैं ना, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ही कर रहा होता है, और वो उसके पीछे ए लॉट ऑफ एफर्ट पुट हो रहे होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं दिखता। चलो, तो ये तो मेरा जो अपना कमेंट सेक्शन के अंदर आया हुआ था उसका रिप्लाई था। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है कि किस तरीके से जो टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है, या क्यों कम नंबर आते हैं और क्या। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे साथ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये था कि एक पेपर में मेरे 150 मार्क्स आ गए, दूसरे पेपर में ना 67 मार्क्स आ गए, तीसरे में 90 आ गए, चौथे में ना 95 आ गए। तो मेरे कभी मार्क्स कांस्टेंट नहीं थे। तो मैं ये सोचता था कि यार ये मार्क्स कांस्टेंट क्यों नहीं है और ये नंबर कम का क्या मतलब कि कन्फ्यूजन है।
तो सबसे पहले तो ना आपका डाउट है कि सर नंबर कम, कितने नंबर आ रहे हैं पहले भाई वो तो बताओ। तो जो भी टेस्ट सीरीज में नंबर दे रहे हैं तो वो अपनी टेस्ट सीरीज के नाम के साथ नंबर बताना कि कितने। तो सबसे पहले तो कितने मार्क्स, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार। जिस मार्क्स को आप कम मानते हो ना उसको ना लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ना ऐसे लोग तैयारी कर रहे थे जो 4th और 5th अटेम्प्ट में थे, ठीक है, वो 120 नंबर पे रो रहे होते थे यार आज तो ना मतलब कि स्कोर कम हुआ है, और मैं सोच रहा होता कि मैं 80-85 पे चल रहा हूँ, भाई साहब ये इतनी टेंशन में है तो मेरे को तो मर ही जाना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि उनका कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सा मतलब वो पेपर दे रहे हैं। क्योंकि यार जो जनरली जो 4th 5th अटेम्प्ट में होते हैं ना उनके ना मतलब कि मार्क्स थोड़े से आपको इन्फ्लेटेड दिखेंगे। इन्फ्लेटेड क्यों दिखेंगे, क्योंकि जैसे जिसने विजन के ना मतलब कि पहले भी 40 पेपर लगाए, फिर 40 फिर 40 फिर 40, अब वो जब 150 पेपर के बाद वो विजन का पेपर लगा रहा है ना तो उसको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो उनमें से कुछ ना कुछ है ना 15-20 क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट हो रहे होते हैं पुराणों में से। तो इसलिए सबसे पहले ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कितने नंबर ज्यादा है कितने नंबर कम है, क्योंकि जो मतलब कि पुराने प्लेयर्स हैं उनको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। सेकंड चीज़ है कि उनको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो चुका होता है उस टाइम पे, तो उनसे तो कभी कंपेयर नहीं करें। तीसरा टेस्ट सीरीज का भी बहुत ज़्यादा ना मतलब फ़र्क पड़ता है कि जैसे कि विजन की जो मार्किंग है वो अलग चलती है, ओनली आईएएस की अलग चलती है, फोरम की अलग चलती है, बाजीराम की अलग चलेगी। तो इसलिए हर जो टेस्ट सीरीज होती है ना उसकी मार्किंग है ना अलग अलग चलती है। तो कभी भी इस चीज़ को मतलब कि आप अपने दोस्त को फ़ोन करके भाई कितने नंबर आ रहे हैं, भाई मेरे तो 130 आ रहे हैं, तो ना अरे यार मेरे तो 80 आ रहे हैं, इस तरीके का डिप्रेशन नहीं लेना। पता नहीं वो कौन सा टेस्ट ना मतलब सोल्व कर रहा होगा, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें अपनी क्या करती हैं डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक चीज़ ये भी डिपेंड करती है कि वो सेगमेंट टेस्ट दे रहा है या फुल लेंथ। यदि आपने विजन का देखा होगा स्टार्टिंग में सेगमेंट वाले टेस्ट आते हैं, फिर वापस से सेगमेंट के टेस्ट रिपीट होते हैं, फिर फुल लेंथ पेपर आते हैं, ठीक है। तो पहले सेगमेंट वाले पेपरों के अंदर यदि आप 140 150 भी स्कोर कर लोगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सेकंड पेपर में जब आप जाओगे ना, सेकंड जो सेगमेंट वाले पेपर आएंगे जो हार्ड आते हैं उसके अंदर आप ना 20 मार्क्स कम आ जाओगे, 30 मार्क्स कम आ जाओगे, 100 के आसपास स्कोर करोगे। जैसे फुल लेंथ में जाओगे ना तो आप ना मतलब कि 80 85 90 इसके पास आ जाओगे। जनरली मेरा ये ट्रेंड रहता था, बाकी लोग आते नहीं आते पता नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बता सकता हूँ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने विजन की जो टेस्ट सीरीज थी वो पहली बार ही लगा रहा था मैं। तो मेरा कोई पुराना मतलब कि मुझे ये भी नहीं पता कि विजन किस तरीके से ऑप्शन सेट करता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, एकदम अननोन टेरिटरी में जाके मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा था। तो पहला तो ये आपकी टेस्ट सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार है ना जैसे कि जिस मटेरियल से आपने पढ़ा हो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं करंट अफेयर वगैरह है ना मतलब किसी कोचिंग से पढ़ता हूँ, उसी कोचिंग का मैं टेस्ट लगाऊंगा ना तो नंबर ज़्यादा आएंगे, और दूसरी कोचिंग का लगाऊंगा तो ना नंबर कम आ जाएंगे। तो मतलब कि इस चीज़ से कोई ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेने का। सेकंड चीज़ है, चलो सर नंबर कम आ रहे हैं, सर हमारी फैक्ट हो गया है ये कि नंबर 80 85 आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, अब इसको रिजोल्व कैसे करें। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको करना है कि आपकी जितने भी मिस्टेक्स है ना उनको क्लासीफाई करो कि मिस्टेक हो किस लेवल की रही है, सिली मिस्टेक, ब्लंडर्स और बाउंसर्स। अब ये तीन प्रकार की जनरली बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। छोटी मिस्टेक्स को हम फिर कभी भी चर्चा कर सकते हैं वरना ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब मिस्टेक्स में ना सिली मिस्टेक्स क्या होती है कि आपने ना मतलब कि क्वेश्चन सही आ रहा था, नोट नहीं पढ़ा और क्वेश्चन को टिक कर दिया। आपको क्वेश्चन आ रहा था, ओएमआर शीट में ना भरते समय कोई गलती कर दी, आपने क्वेश्चन में सोचा था कि ये क्वेश्चन 91 में करना है, 92 के अंदर फिल कर दिया। तो जैसे मैंने एक एक्सपीरियंस शेयरिंग में जैसे बताया, तो उसी तरीके से एक यार ये है कि मैंने जब प्रीलिम्स का पेपर दे रहा था ना, 3 ऑप्शन है ना मतलब 3 क्वेश्चन मतलब ऊपर नीचे हो गए थे। तो उस तरीके की सिली मिस्टेक उस स्टेज के ऊपर करना ना बेवकूफ़ी है, ब्लंडर है। तो जो सिली मिस्टेक्स है ना वो पेपर के अंदर यदि मेन पेपर के अंदर कर दिया तो उनको ब्लंडर बोलते हैं। तो आप अपनी सिली मिस्टेक्स को निकालें, और सिली मिस्टेक्स है ना चाहे आप कितना भी मानो, कम से कम हर पेपर में 5 से 6 सिली मिस्टेक के कारण आप क्वेश्चन गलत करते हो। और 5 से 6 मतलब कि कितना हो गया अपना, 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपके ना 12-13 मार्क्स, ठीक है। और वो 12-13 मार्क्स ही ना फाइनल एग्जाम के अंदर है ना मतलब जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आप देखो कोई भी सिंसियर बच्चा जो पूरे साल जो तैयारी कर रहा है उसका ना मतलब 80-85 के आसपास तो स्कोर हमेशा ही आता है, जैसे कट ऑफ 90-95 जाती है मतलब जनरली जो इसके बीच में। तो वो जो 10-12 नंबर है ना वो तो केवल आपकी सिली मिस्टेक के कारण ही इम्प्रूव हो सकते हैं। तो आप ये चीज़ हमेशा नोट डाउन करें कभी भी टेस्ट सीरीज होने के बाद ना कि आज कौन कौन सी सिली मिस्टेक की, आज ओएमआर से कितनी गलतियाँ हुई, आज ना मतलब कि कितने क्वेश्चन को जानते हुए गलत कर दिए वो चीज़। फिर ना मतलब कि कुछ होते हैं ब्लंडर्स, ठीक है, मतलब कि आपको सब चीज़ ना मतलब कि पता थी, आपने जैसे कि एक मानो कि गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन आया, आपको सारी चीज़ें पता थी फिर भी आपने उस क्वेश्चन को ना मतलब कि गलत कर दिया।
तो वो मतलब कि ब्लंडर है उसको किस तरीके से, या एक सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स का क्वेश्चन था उसको आपने किस तरीके से गलत कर दिया। इस तरीके के जो ब्लंडर्स होते हैं ना उनको हमेशा मतलब कि आप ध्यान में रखें, क्योंकि ब्लंडर्स के साथ एक बड़ी दिक्कत होती है कि ब्लंडर्स एक बार होने लग गए ना तो वो बार बार होते ही रहते हैं। आदमी को पता नहीं चलता कि उसको लगता है हाँ अगले में इंप्रूव हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन वो ब्लंडर्स लगातार होते रहते हैं। तीसरे प्रकार की जो गलतियां या क्वेश्चन ऐसे आते हैं वो जो बाउंसर्स आते हैं जिनकी वजह से ना अपने नंबर कम आते हैं। जैसे एक पेपर मैंने दिया था, याद है मुझे, विजन का, उसमें ना 67 मार्क्स आए थे जो मेरे लोएस्ट मार्क्स थे। तो मैं कहा यार इतने नंबर कम कैसे आए। फिर मैंने जब चेक किया कि उसमें ना मतलब कि यार 30 क्वेश्चन तो लगभग मेरे लिए बाउंसर ही थे। मैंने मतलब उनके बारे में कभी पहले पढ़ा ही नहीं था। तो वो तो टेस्ट सीरीज में ना मतलब ऐसे बाउंसर्स क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे वो पाकिस्तान के पीएम बोलते हैं ना इमरान खान जी कि घबराने का नहीं, तो घबराना नहीं है। तो बाउंसर्स कोई क्वेश्चन आ जाए तो उनको छोड़ दो। उसके बाद सेकंड, पहला तो एनालिसिस ऑफ मिस्टेक करने के बाद आपको माइक्रो एनालिसिस करना है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का माइक्रो एनालिसिस कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपके ना ज्योग्राफी में मार्क्स कम आ रहे हैं, पॉलिटी में कम मार्क्स आ रहे हैं, या एक फुल लेंथ पेपर दिया आपने, फुल लेंथ पेपर में कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ज्योग्राफी का पेपर दिया आपने, उसमें 70 मार्क्स आ गए सेगमेंट वाले टेस्ट में। पूरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी आपका कमजोर नहीं हो सकता। आप देखो कि वो क्वेश्चन है ना कौन से टॉपिक के गलत हुए। मेरे साथ तो ऐसे होता था, एक टॉपिक के क्वेश्चन गलत होने लग गए ना तो उसके लगभग सारे ही गलत होते थे। तो आपको क्या करना है कि ज्योग्राफी के, जैसे मानो कि ज्योग्राफी आपका वीक सब्जेक्ट है या ज्योग्राफी में आपके ना नंबर कम आ गए, तो आप ज्योग्राफी को आप ना 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दो, ठीक है। 3 हिस्सों के अंदर किसमें, कि एक तो जो अपनी फिजिकल ज्योग्राफी है ना वो, एक अपनी जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है वो, और एक अपनी जो इंडियन ज्योग्राफी है ना उसके अंदर ये मिनिमम मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिजिकल ज्योग्राफी को भी फिर फर्दर है ना 3-4 पार्ट्स के अंदर कर दो, कि ये जैसे जियोमॉर्फो के अंदर कर दिया इसको, फिर ओशियनोग्राफी के अंदर कर दिया, फिर है ना मतलब कि एटमॉस्फेयर के अंदर इसको मतलब कि कर दिया, फिर ये एटमॉस्फेयर के बाद मतलब इन्वायरमेंट के अंदर, ये इस तरीके से मतलब इसको मतलब कि अपन ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप देखो कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ कौन से सेक्शन से गलत हुआ। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, जैसे ये सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में से 60% सब्जेक्ट आपका अच्छा था, 40% आपका मतलब जब खराब पेपर जाता है तब, तो हम खराब पेपर में जाते हैं, मेरे तो ज्योग्राफी काम की नहीं है, मेरे तो क्वेश्चन ही सही नहीं हुए, हम उस तरीके से डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन आपको देखना है कि ये 40% एरिया कौन सा है जहां से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और उसी 40% को आपको 2-3 रीडिंग लगाते ही आपके नंबर अच्छे खासे जंप कर जाएंगे। तो हमेशा पूरा सब्जेक्ट कभी कमजोर नहीं होगा, कुछ टॉपिक्स कमजोर होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको आपके हाथ में ना मतलब कि जैसे कि एक ना मतलब कि फोड़ा हो गया, अब फोड़ा हो गया तो अब डॉक्टर के पास गए कि सर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो अब डॉक्टर ऐसे नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में ना हाथ के दवाई लगा दी, जहाँ पे फोड़ा है ना वहीं पे ऊपर वो क्या लगाएगा, दवाई लगाएगा। तो यही आपको ना मतलब कि ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट ना एक हाथ की तरह है, पूरा हाथ पे फोड़ा नहीं है, एक पर्टिकुलर जगह है, उसी जगह आप दवाई लगाओ। फिर अब तीसरी चीज है साइकोलॉजी ऑफ टेस्ट सीरीज को समझो। जनरली ना टेस्ट सीरीज की साइकोलॉजी ये होती है कि बच्चे को इतने टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराओ ना कि जब यूपीएससी का पेपर आए ना तो वो इजी लगने लग जाए। तो जनरली टेस्ट सीरीज में थोड़े से नंबर कम आते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट डाउट आता है कि सर हमारे कम क्यों आते हैं, दूसरों के कम क्यों नहीं आते, तो उसके 2 कारण होते हैं जनरली। एक तो होता है कि वो बहुत ज्यादा रिपीटेड मतलब अटेम्प्ट वाले लोग होते हैं, 5th अटेम्प्ट में लोग हैं वो ऑलरेडी विजन के 150-160 क्वेश्चन जो पेपर हैं उनको सोल्व कर चुके हैं, तो ऑलरेडी उनको एडेड है ना मतलब एडवांटेज हो जाता है। सेकंड, हो सकता है कि वो विजन के ही स्टूडेंट हो, विजन का स्टूडेंट है तो विजन की ही टेस्ट सीरीज को यदि वो सोल्व करेगा तो नंबर ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे। लेकिन ना टेस्ट सीरीज को इसलिए थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है कि वो थोड़ा सा पेपर को टफ रखते हैं, टफ रखने की वजह से ना मतलब कि थोड़े से नंबर आपके कम आते हैं। फिर फोर्थ जो चीज आप क्या कर सकते हो यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आप हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस क्यों रखिए कि जो यूपीएससी की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो 20-22 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उन 20-22 टिप एंड ट्रिक्स से ना एटलीस्ट आप 10 से 15 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो पेपर के अंदर, ठीक है। चलो मिनिमम मान के चलते हैं 7-8 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। 7 क्वेश्चन से आपके कितने नंबर आ सकते हैं, कम से कम आपके मतलब 17-18 नंबर आ सकते हैं। लेकिन ये टिप्स एंड ट्रिक्स जनरली है ना मतलब विजन की टेस्ट सीरीज में ना कम काम आती हैं। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा ये सारी काम नहीं आती, कुछ तो होती है यूनिवर्सल
टिप्स एंड ट्रिक्स जो हर जगह काम आते हैं वो तो यहीं भी काम आएंगे, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो केवल एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन पे काम आती है। वो सेगमेंट ना मतलब विजन वाले नहीं बनाते, क्योंकि जो विजन का पेपर बनाने वाला है उसे भी पता है कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूपीएससी में काम में आती है, तो वो उनको अवॉइड करवा देते हैं पेपर के अंदर रिपीट होने में। लेकिन आप कॉन्फिडेंस रखिए, फाइनल एग्जाम के अंदर वो टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर लगेंगी। तो यदि आपका आज के टाइम पे 80 स्कोर आ रहा है तो आप मतलब ये यकीन रखिए आपके 15 नंबर 16 नंबर है ना एग्जाम के अंदर ज़्यादा आ जाएंगे। फिर बोलोगे सर ऐसा नहीं होता, एग्जाम मतलब टेस्ट सीरीज में 100 नंबर आ रहे थे लेकिन है ना एग्जाम में तो 80 आए थे। तो वो होता है क्योंकि आप एग्जाम टाइम के ऊपर अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हो, ब्लैंक हो जाते हो, तो उसकी वजह से ना मतलब आप नंबर कम ले आते हो। जनरली है ना मतलब कि जो टेस्ट सीरीज के अंदर आपने जैसा कॉन्फिडेंस रखा, टेस्ट सीरीज के अंदर आपने जितना काम रखा, वैसा ही काम यदि आप आगे रखते हो तो आपके नंबर जनरली इंक्रीज होते ही हैं। ठीक है, उसका अगला, यू मे फेस सिग्निफिकेंट जंप इन द मार्क्स। छठा यही है, यदि आपके मार्क्स ना कम आ रहे हैं तो आप ना उसकी ज़्यादा चिंता मत कीजिए। कई बार ये ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा 20-25 पेपर तक है ना नंबर कम आ रहे थे, अचानक से है ना सिग्निफिकेंट जंप कर गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दिनों तक है ना आपके नंबर कम आ रहे हो लेकिन फिर है ना आपके मतलब अचानक से नंबर है ना मतलब कि बढ़ जाए। तो अब सर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई चमत्कार थोड़ी ना है, कोई जादू थोड़ी ना है। भाई ये जादू वादू तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे हम सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं ना एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ते हैं ना, तो जैसे आपने पहली बार हिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद पेपर लगाया, नंबर कम आए, फिर आपने वर्ल्ड मतलब की जो दूसरी ज्योग्राफी, आपने पॉलिटी, ये सारी चीज़ पढ़ी, तो उसमें से कुछ चीज़ें आपस में कनेक्ट हो गई। फिर आपने 3-4 बार रिवीजन करने के बाद कई बार चीज़ें ना आपस में इतनी शानदार तरीके से कनेक्ट होती है ना कि आपको ना बहुत कुछ बेसिक चीज़ है ना मतलब समझ में आ जाती है, और उसकी वजह से ना सिग्निफिकेंट जो जंप है ना मार्क्स में होता है। तो आपको कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ हो सकती है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते जा रहे हो, अचानक से आपके ना वो सिग्निफिकेंट ना मार्क्स जंप में आ गए। तो ये चीज़ आज हमने देखी कि यार आपके यदि टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करनी, मतलब कि पाकिस्तान के पीएम बोलते हैं ना घबराना नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद हमने देखा कि इसको रिजोल्व करने के लिए आपको मिस्टेक्स की क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। यदि हर मिस्टेक को आप सेम आयरन हैंड से ना मतलब उसको राइट करोगे तो आप मतलब कि उसको मतलब समझ नहीं पाओगे एक्चुअली मिस्टेक को, फिर आपको पूरा सिलेबस कमज़ोर नहीं हो सकता। वो आइडेंटिफाई करो कि हाथ में वो फोड़ा है कहाँ पे। फिर आपको टेस्ट सीरीज की साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि यदि कम नंबर भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन एग्जाम के अंदर ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, क्योंकि जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मेन एग्जाम में काम आती है, और मेन एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी बहुत काम आता है। यदि आप जो घर पे कॉन्फिडेंस और रिलैक्स के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जाम में लगा दी तो आपके घर से 15-20 नंबर ज़्यादा ही आते हैं एग्जाम के अंदर। और फिर मैंने जैसे बताया कि जब आप बार बार रिविजन करते हो, जब सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ते हो, तो कई बार सिग्निफिकेंट जंप आता है। जैसे आपने फर्स्ट रिविजन में ना मतलब हिस्ट्री का पेपर दिया, नंबर कम आए, सेकंड में दिया उतने ही आए, थर्ड में दिया उतने ही आए, फोर्थ रिवीजन करते समय पता नहीं कि आपके ना 10 to 15 20 मार्क्स है ना इंक्रीज हो जाएंगे। तो रिवीजन और इंटरकनेक्शंस जो सब्जेक्ट मतलब होने से आपके नंबर बढ़ते हैं। और ये 9th और 10th नंबर का ना अपना सीक्रेट ऑफ सुपर स्टूडेंट भी यही था कि किस तरीके से हम दो सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करने से हमें दोनों सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट मिलता है, रिवीजन करने से किस तरीके से हमें फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ आज हमने देखी कि यदि टेस्ट सीरीज के अंदर हमारे नंबर कम आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। और आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपके पास और भी बढ़िया सॉल्यूशन है कि सर टेस्ट सीरीज में इस तरीके से नंबर बढ़ा सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने भाइयों के लिए ज़रूर लिखें। और मिलते हैं अगले एक स्पेशल वीडियो के साथ। तब तक आप एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए, एकदम अच्छे से आपको सेलेक्ट होना है, सेलेक्ट होके मेरे पास मिलने ज़रूर आना है आपको। तब तक ऑल द बेस्ट, जय हिंद।